हाय एवरीवन, मैं आज की वीडियो में आपको वेलकम करता हूं, जिसमें हम हमारे पहले प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन समझेंगे एंड उसे रन करके उसके आउटपुट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पिछली बार के असाइनमेंट के साथ। हम टर्बो C++ में इस कोड को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके उसके आउटपुट को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। टर्बो C++ को आप जब खोलेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे अब आपको एक नई फाइल बनानी है। फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू फाइल आ गई। ये ब्लू स्क्रीन आपकी फाइल है। आप अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ये ग्रे वाले पार्ट को हटाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने कोड को टाइप करेंगे। तो मैं जल्दी से हमारे प्रोग्राम को लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैसे कि आपने प्रोग्राम में भी देखा होगा, इस इंस्ट्रक्शन से पहले जो हमारा सी आउट वाला इंस्ट्रक्शन था, सी आउट हेलो वर्ल्ड, इस इंस्ट्रक्शन से पहले यहाँ पे कुछ स्पेसेस डाली हैं मैंने। ये स्पेसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कोड को पढ़ने में इजी बनाती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टैब यूज किया है स्पेस डालने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 स्पेसेस है। नीचे आपका कैरेक्टर में दिखता है कि कितनी स्पेसेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 8 स्पेसेस डाली हैं। 8 स्पेसेस के लिए सिंपली आप टैब प्रेस करेंगे तो 8 स्पेसेस ऑटोमेटिकली डल जाती हैं। तो इन स्पेसेस की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि मैंने बताया, ये स्पेसेस आपके कोड को पढ़ने में ईजियर बनाती हैं। एक्चुअली रनिंग एंड कंपाइलेशन के लिए इन स्पेसेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। इसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप अपने हिसाब से कुछ स्पेसेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो लास्ट इंस्ट्रक्शन है रिटर्न 0। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को आपको चेक करना था कंपाइल करके। तो यहां तक आप पहुंच गए होंगे। अब हम देखते हैं कि कंपाइल करने पे क्या होता है। कंपाइल करना, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था, कंपाइलर आपके कोड को रीड करेगा। वो चेक करेगा कि क्या आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती की है तो एरर्स आएंगे, और अगर कोई गलती नहीं की तो आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका सिस्टम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करे। तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइल लिखा है। आप इसे यहाँ से क्लिक करके कंपाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सक्सेस लिखा आ रहा है। इसका मतलब कंपाइलर ने इसको सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया और हमारे कोड में कोई गलती नहीं थी। अब हम यहाँ पे कोई भी की प्रेस करेंगे तो स्क्रीन चली जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार आपने अपने कोड को कंपाइल कर दिया तो आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी जिसे आप रन कर सकते हैं। तो रन की ऑप्शन यहाँ पे है। रन पे आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे इमीडिएटली आपका कोड रन हुआ और आपकी स्क्रीन बंद हो गई। तो आपके आउटपुट को देखने के लिए आप विंडो में जाएंगे एंड यहाँ पे आउटपुट में जाएंगे। तो आप देखेंगे आपके कोड ने जो आउटपुट प्रिंट किया है वो है हेलो वर्ल्ड। तो अब हम अपनी प्रेजेंटेशन पर वापस चलते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने अपने कोड को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया तो हमारा आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड। अब इन केस आप टर्बो C++ को इंस्टॉल ना कर पाए हो तो आप दूसरे IDEs भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक ऑनलाइन फ्री IDE है। IDE, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। ये इस तरह का एनवायरनमेंट होता है जहां पे आप एक ही जगह पे कोड को लिख भी सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस को काफी ईजी कर देते हैं। अब ऑनलाइन फ्री IDEs भी अवेलेबल हैं, जैसे कि id1.com। आप इस पे जाके अपने कोड को कॉपी पेस्ट करके वहां पे भी रन कर सकते हैं। अब आप जब अपने पुराने कोड को आईडियोन पे रन करने की कोशिश करेंगे तो कुछ एरर्स आएंगे। उन एरर्स को हटाने के लिए आप इन दो इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं iostream.h की जगह iostream कर दिया गया है और एक नए इंस्ट्रक्शन को ऐड किया गया है। अगर आप इन दो इंस्ट्रक्शंस को डाल देंगे अपने पुराने कोड की जगह तो आपका कोड चल जाएगा। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा? ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि आइडियन एक डिफरेंट कंपाइलर को यूज करता है देन टर्बो C++। कंपाइलर, जैसे कि हमने मेंशन किया, एक ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है। तो कंपाइलर जब उसे ट्रांसलेट करता है वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। अगर आपका कोड इन रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो कुछ एरर्स दे देता है। तो
आईडियन एक डिफरेंट कंपाइलर को यूज करता है, इसलिए उसके रूल्स कुछ अलग हैं, इसीलिए हमें इन दो इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना पड़ा। अब हम देखेंगे कि आईडियन पे ये कोड चलेगा कैसे। तो चलिए देखते हैं। जब आप IDE1.com को विजिट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग है IDEONE.com। तो आपको इस तरह की कुछ स्क्रीन देखने मिलेगी। ये आपका एडिटर है जहाँ पे आप कोड लिखेंगे। उससे पहले आप ये देख लें कि नीचे लैंग्वेज C++ सेट हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करके लैंग्वेज को C++ में चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे C++ का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कोड को पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि जो कोड हम अभी मेंशन कर रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहली 2 लाइंस को ऑलरेडी चेंज कर दिया है, जैसे कि मैंने स्लाइड में समझाया था। आईडियन एक डिफरेंट कंपाइलर को यूज करता है, तो इस कोड को सक्सेसफुली कंपाइल करने के लिए हमें इन 2 लाइंस को चेंज करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली यहां से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको आपका कोड सक्सेसफुली रन हो गया है, साथ ही साथ आपके आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ गया है। stdin ये दिखाता है कि आपने इनपुट क्या दिया था, एंड stdout ये बताता है कि आपका आउटपुट क्या आया। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, जैसे कि हमारा टर्बो C++ में भी आया था। तो चलिए अब हम हर इंडिविजुअल स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो एक कमेंट है। स्टेटमेंट्स जो कि डबल स्लैश के साथ बिगिन होती हैं वो कमेंट्स होती हैं। अब हम इन्हें कमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। इसका मतलब वो स्टेटमेंट्स जो डबल स्लैश के साथ स्टार्ट हो, कंपाइलर उन्हें इग्नोर कर देगा। वो स्टेटमेंट्स कुछ भी इंस्ट्रक्शन की तरह एक्ट नहीं करेंगी। ये स्टेटमेंट सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दे विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है माई फर्स्ट प्रोग्राम। आप यहाँ पे लिख सकते थे आई एम अ बॉय, माई नेम इज समथिंग, एनीथिंग। ये चीजें क्यों काम आती हैं? जब आप अपने कोड को लिखते हैं तो आप समझाना चाहते हैं कि ये कोड क्या करता है, जैसे ये मेन फंक्शन क्या करना चाहेगा, इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन चीजों को समझाने के लिए आप कमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप देखेंगे कमेंट्स आपके कोड को पढ़ने में काफी आसान कर देते हैं। इसलिए कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके कोड का। हम इनकरेज करेंगे कि आप जब भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखें तो उसे कमेंट्स के साथ एक्सप्लेन करें। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को कोड में से हटा दूं तो क्या होगा। सिंस ये कमेंट है एंड ये एनीवे इग्नोर होने वाला है कंपाइलर के द्वारा, तो इसलिए अगर आप इसे हटा भी देंगे तो आपके प्रोग्राम के आउटपुट में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। इसी चीज को हम टर्बो C++ के थ्रू भी देखते हैं। तो ये है आपका पहला इंस्ट्रक्शन। अब अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को हटा दें एंड आपके कोड को कंपाइल करें तो आप देखेंगे अभी भी कोई एरर्स नहीं आए। एंड अगर हम आपके कोड को रन करेंगे एंड विंडो में जाके आउटपुट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट अभी भी हेलो वर्ल्ड ही है। इसका मतलब आपके आउटपुट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे हमने मेंशन किया था, वो इंस्ट्रक्शंस जो डबल स्लैश के साथ स्टार्ट होते हैं वो सिंपली एक कमेंट होते हैं। तो इसलिए कंपाइलर इन्हें इग्नोर कर देगा और इनसे आपके प्रोग्राम की रनिंग में कुछ भी फर्क नहीं आता है। ये सिर्फ इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि आप एडिशनल एक्सप्लेनेशंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकें। तो ये तो हो गया हमारा पहला इंस्ट्रक्शन। अब हम दूसरे इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। दूसरे इंस्ट्रक्शन को अगर आप रीड करेंगे वो कहता है #include iostream.h। iostream की फुल फॉर्म होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इंक्लूड जैसे कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है वो सिमिलर इंक्लूड वर्ड ही है। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इस इंस्ट्रक्शन में आप कंपाइलर को कह रहे हैं कि वो iostream.h नाम की फाइल को भी इंक्लूड कर ले। ऐसी फाइल्स को हम हेडर फाइल्स कहते हैं। तो अगर आप सोचें हमें iostream.h की जरूरत क्यों है? iostream.h फाइल में ऑलरेडी बहुत सारा कोड एग्जिस्ट करता है जो कि हमें कीबोर्ड से इनपुट लेने में एंड स्क्रीन पे आउटपुट शो करने में हेल्प करता है। सेम चीज को यहां पर भी लिखा गया है। जब आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं तो आप उसमें लिखे गए कोड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। For example, iostream.h provides us with the code to take user input from the keyboard and provide output to the screen.
तो ऑलरेडी काफ़ी सारा कोड लिखा जा चुका है, हम उस कोड को यूज़ करके अपने प्रोग्राम्स को लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा था हमें स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था, तो हम उस कोड का यूज़ करने वाले हैं जो ऑलरेडी iostream.h में लिखा जा चुका है। इसलिए हम अपने कंपाइलर को कहते हैं कि वो इस फाइल को इंक्लूड कर ले। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इस लाइन को अपने कोड में से हटा दें तो हमारे प्रोग्राम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये है आपका सेकेंड इंस्ट्रक्शन। चलिए अब हम इस इंस्ट्रक्शन को हटा देते हैं एंड कोड को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही आपने कंपाइल किया यहाँ पे कुछ एरर आ गए। आपका कोड उन रूल्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया जो कि कंपाइल करने के लिए मैंडेटरी हैं। तो चलिए देखते हैं एरर क्या आया है। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका एरर दिखाया जाएगा अनडिफाइंड सिंबल सी आउट। इसका मतलब आपने कुछ ऐसा कोड यूज किया है जिसकी डेफिनेशन आपके कंपाइलर को नहीं मिली। इसको हम आगे अगले इंस्ट्रक्शंस में देखेंगे कि हमने एक्चुअली सी आउट को यूज क्यों किया है और क्यों iostream.h को हटाने की वजह से हमें ये एरर मिला। तो अब हम थर्ड इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। थर्ड इंस्ट्रक्शन को हम रीड करेंगे इंट, जो कि इंटीजर के लिए स्टैंड करता है मेन। हम इस पूरे यूनिट को मेन फंक्शन की तरह पढ़ते हैं और जो कोड इन ब्रेसेस के अंदर है वो मेन फंक्शन का पार्ट है। तो यहां से मेन फंक्शन शुरू होता है। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है मेन के अंदर, ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन है। मेन जैसे कि एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, तो इस ब्लॉक को हम मेन फंक्शन कहते हैं। द कोड रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस इज पार्ट ऑफ द मेन फंक्शन। ठीक है, ये एक बड़ा ब्लॉक है जिसको हम मेन फंक्शन नाम से बोलते हैं। ये ब्लॉक इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज्ड है। अब मेन आपके प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्योंकि द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बिगिंस विद द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ मेन। जो आपका मेन फंक्शन है उसका पहला इंस्ट्रक्शन है ये सी आउट इंस्ट्रक्शन। तो इस इंस्ट्रक्शन से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ये पहला इंस्ट्रक्शन होगा जो कि आपका सिस्टम रन करेगा एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड्स विद द लास्ट लाइन। तो कर्ली ब्रेसेस से पहले जो आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन है वहां पे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होगा। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन की बिगिनिंग से स्टार्ट होकर एंड तक जाता है, इसलिए द प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को रिमूव कर दें तो हमारे प्रोग्राम पे क्या फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो ये है आपका थर्ड इंस्ट्रक्शन। अब अगर मैं इसे हटा दूं तो आप देखेंगे जब मैं इसे कंपाइल करता हूं यहां पे कुछ एरर्स आते हैं। आप यहां पे क्लिक करके अपने एरर मैसेज को रीड कर सकते हैं। आपका एरर मैसेज कहता है डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। इसे हम बाद में समझेंगे कि इस एरर मैसेज का एग्जैक्टली मतलब क्या है, बट यहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि जब यहाँ से आप मेन फंक्शन को हटा देते हैं तो आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। तो इसलिए वो हम वापस लिख देते हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये सी आउट इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था, ये ब्रेसेस सिर्फ मेन की बिगिनिंग एंड एंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मेन का ब्लॉक किन इंस्ट्रक्शंस को इंक्लूड करता है। तो इसलिए अब हम अपने पहले इंस्ट्रक्शन इनसाइड द मेन के अंदर चलते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन को हम ऐसे रीड करेंगे, सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते होंगे, सी आउट इज यूज्ड टू प्रिंट टू द आउटपुट स्क्रीन। जैसे कि आपने देखा था आउटपुट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ था, तो उसको प्रिंट करने के लिए सी आउट का यूज किया जाता है। द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड डबल कोट्स वुड बी प्रिंटेड टू द स्क्रीन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोट्स की स्टार्टिंग है एंड यहाँ पे एंडिंग है, तो इसके बीच में जो भी कैरेक्टर्स होंगे, जो भी सेंटेंस होगा उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। तो हमारे केस में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया गया था। तो जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था, iostream.h में वो कोड एग्जिस्ट करता है जिसका यूज करके हम स्क्रीन पर लिखते हैं एंड कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। एंड अभी हमने मेंशन किया कि सी आउट का यूज करके हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। तो एक्चुअली सी आउट का कोड ही iostream.h के अंदर लिखा गया है। सी आउट का डिक्लेरेशन iostream.h में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए यू नीड टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल फॉर यूजिंग सी आउट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर हम इस स्टेटमेंट को अपने कोड में से हटा देंगे तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। तो ये आपका फोर्थ इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि मैंने मेंशन किया, सी आउट स्टेटमेंट स्क्रीन पे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज होती है। तो अगर हम सी आउट को अपने प्रोग्राम में से हटा देंगे, हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा।
हम रन करेंगे तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन होके खत्म हो गया है, बट आउटपुट में हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि सी आउट स्टेटमेंट ही हमें आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज की थी। अगर हमने इसे हटा दिया तो हमारे आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसे वापस लिख देते हैं। अब आप इस चीज को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जब मैंने iostream.h वाली इस लाइन को हटा दिया था तो हमें एरर क्या आया था। एक बार फिर से देखते हैं। जब मैं कंपाइल करता हूं, यहाँ पे एरर आता है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा एरर मैसेज कहता है अनडिफाइंड सिंबल सी आउट। तो जैसे कि मैंने स्लाइड्स में मेंशन किया कि सी आउट का कोड डिक्लेयर किया गया है iostream.h फाइल के अंदर ही। तो अगर आपको सी आउट को यूज करना है तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हमें iostream.h फाइल को यूज करना है, इसलिए उसे इंक्लूड कर लीजिए। अब हम हमारे लास्ट इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, जो कि है रिटर्न 0। रिटर्न 0 जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है वो मेन के एंड को मार्क कर रहा है, वो लास्ट स्टेटमेंट है जो कि मेन के अंदर है। तो रिटर्न का मतलब जैसे कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, सिंपली वो ये कहता है दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन इज कंप्लीट एंड रिटर्न फ्रॉम हियर। जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब आप इस प्रोग्राम से वापस रिटर्न कर जाइए। बस यही स्टेटमेंट का मतलब है। अगर आप अपने प्रोग्राम में से इसको रिमूव कर दें तो आपके प्रोग्राम पे क्या फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो अगला इंस्ट्रक्शन है रिटर्न 0। अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को हटा दूं एंड आपके कोड को कंपाइल करूं तो यहां पे आप देखेंगे एग्जैक्टली एरर नहीं बल्कि एक वार्निंग आई है। एरर्स एंड वार्निंग्स में क्या फर्क होता है ये हम बाद में देखेंगे, पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका वार्निंग मैसेज कहता है दैट फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। सिंस हमने रिटर्न स्टेटमेंट को हटा दिया तो आपको एक वार्निंग मैसेज आ गया। बट एक खास बात यह है कि जब आपको वार्निंग्स मिले उसके बावजूद भी आपका कोड अच्छे से कंपाइल हो जाता है एंड आप उसे रन कर सकते हैं। तो चलिए, जब हम इसे रन करेंगे हम अपनी आउटपुट विंडो में देखते हैं कि हमें अभी भी हेलो वर्ल्ड ही मिला। इसका मतलब रिटर्न 0 स्टेटमेंट से आपके आउटपुट पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो इस स्टेटमेंट का एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसको आगे आने वाले कोर्स में पढ़ेंगे। तो अब आपने आपका पहला प्रोग्राम लिख लिया है एंड साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया है कि उसके हर इंस्ट्रक्शन का इंडिविजुअली मतलब क्या होता है। तो मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहूंगा। साथ ही साथ एज एन असाइनमेंट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने कोड में सिमिलर स्टेटमेंट्स को ऐड करें एंड रिमूव करें एंड देखें कि आपके कोड के एग्जीक्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है। हैव फन। तो आज की वीडियो में हमने हमारे पहले प्रोग्राम को लिखा एंड उसे इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन समझा। अगली वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स के साथ इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।